नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप वेब एपीआई के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए आपके पास वेब एपीआई के अंदर 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है जिसके अंदर है एचटीटीपी रेस्पॉन्स एक्सेप्शन, दूसरा जो तरीका है वो है एचटीटीपी एरर और तीसरा जो तरीका होता है वो एक्सेप्शन फिल्टर्स होता है। ठीक है, लेकिन पहले इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्सेप्शन होते क्या है। तो एक्सेप्शन के बारे में अगर मैं बोलूं तो एक्सेप्शन आर द रन टाइम एरर्स, यानी कि ऐसे एरर्स जिनके अंदर कोई सिंटेक्स का इशू नहीं होता लेकिन सिमेंटिक इश्यूज होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि आपने कोई एरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर साइज आपने दिया 5, लेकिन उसके अंदर 6 अगर एलिमेंट्स को आप एंटर कराने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रन टाइम एरर जनरेट करेगा। तो कोई भी एरर हो सकता है आपका कि आपने कोई भी जैसे कोई भी ऐसे पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी है या फिर ऐसे किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजी है जो डेटा सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में डेटा नॉट फाउंड जो होता है आपका वो एरर जनरेट होना चाहिए। वैसे होता क्या है कि वेब एपीआई के अंदर अगर कोई भी इशू आता है यानी कि कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वेब एपीआई एक सिंगल आपको एरर जनरेट करके देती है, दैट इज इंटरनल सर्वर एरर, जिसका जो एचटीटीपी स्टेटस कोड होता है वो 500 होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो 500 जनरेट होता है, लेकिन अगर आप उस एक्सेप्शन को भी हैंडल करना चाहते हैं तो आप इन 3 तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचटीटीपी रेस्पॉन्स एक्सेप्शन के अंदर के बारे में ही बताऊंगा। एचटीटीपी एरर और एक्सेप्शन फिल्टर्स में जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनके अंदर मैं बताऊंगा। तो देखिए, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक जो क्लास का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो है एचटीटीपी रेस्पॉन्स एक्सेप्शन क्लास। इस क्लास के अंदर क्या होता है, द एक्सेप्शन रिटर्न्स एनी HTTP स्टेटस कोड दैट यू स्पेसिफाई इन द एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर, यानी कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप स्टेटस कोड को भेजेंगे। वो 404 एरर नॉट फाउंड है, मतलब जिस टाइप का भी एरर जनरेट होता है उस एरर को आप यहाँ से इस एक्सेप्शन क्लास का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक छोटा सा अपन वेब एपीआई बेस्ड एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सब चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने मेरे वेब एपीआई से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको देख लीजिए, उसके बाद ही ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ से मैं एम्प्टी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके और एमवीसी और वेब एपीआई को चूज कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक सिंपल सा मॉडल यहाँ ऐड करने वाला हूँ। ऐड पे जाके और आप यहाँ से ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट करेंगे जिस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं डेटाबेस का एक छोटा सा एग्जांपल लेने चाह रहा हूँ कि जिससे आपको कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस हो सके कि आप किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वेब एपीआई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि बिना वेब एपीआई की कोई भी आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि जैसे मैं किसी डेटाबेस से, मानो मेरे पास जो डेटाबेस है वो गणेशा 3 है, जिसका डेटाबेस मुझे यहाँ रिट्रीव करके लेके आना है, और इसमें जो आपकी web.config फाइल के अंदर कनेक्शन बन रहा है वो गणेशा 3 एंटिटीज के नाम से बनता है। ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा 6.x और जिसके अंदर आप सिर्फ एक टेबल का डेटा मैं फैच करना चाह रहा हूँ, तो वो टेबल मेरी इन्फो है और मैंने इसे फिनिश कर दिया। तो दोस्तों, मेरा एक मॉडल तो क्रिएट हो चुका है। एक चीज़ आप कभी ना भूलें कि जब आप मॉडल को ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद बिल्ड जरूर कर लें प्रोजेक्ट को, नहीं तो होगा क्या कि जो आपका मॉडल ऐड हुआ है उसका रेफरेंस आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर नहीं आएगा। तो एक बार थोड़ा सा बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो चुका है। अब आप इसे मिनिमाइज कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि info.cs फाइल आ चुकी है। अब मैं एक नया कंट्रोलर ऐड करता हूँ। कंट्रोलर के अंदर मैं कोई भी नेम दे देता हूँ और ये मेरा वेब एपीआई 2 कंट्रोलर होगा। ऐड कराया मैंने। कंट्रोलर का नाम तो अपन बाद में देंगे, लेकिन मैं जिस मॉडल क्लास को यूज में लेना चाह रहा हूँ और डेटा कंटेक्स्ट को यूज में लेना चाह रहा हूँ, पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोलर का नेम यहाँ जो आ रहा है वो इन्फोइज आ रहा है। ठीक है, आप इसे ऐड करा दीजिए। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा एक एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ वेब एपीआई कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है इन्फोइस के नाम से। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो आपके आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको ये एरर दे रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है API और /invoice जो आपका कंट्रोलर का नेम है। आप एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये गेट रिक्वेस्ट को कॉल करेगा और ये जो भी डेटा है आपका डेटाबेस के अंदर वो सारे डेटाबेस को यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पास कर देता हूँ 1, तो इसका मतलब ये हुआ 1 ID के करस्पॉन्डेंस में डेटा को फैच करके लाएगा, तो आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड ही मिलेगा, श्याम 1 राम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा ID दे देता हूँ जो डेटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये कुछ भी आपको रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यहाँ कोई एरर शो करना चाहते हैं या फिर रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हैं, तो उसे आप किस तरीके से जनरेट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जब आप ID पास करते हो तो ये इस पर्टिकुलर एक्शन को कॉल करता है, जिस एक्शन के अंदर अगर इन्फो नल आता है, यानी कि db.infos.find ID, आपने ID पास किया था 101 का कोई भी रिकॉर्ड आपके डेटाबेस के अंदर नहीं था, इस वजह से इसने यहाँ पर आपको नल रिटर्न किया और नल के अंदर नॉट फाउंड आपका जनरेट हो गया है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ कोई एक्सेप्शन जनरेट करके दिखाना चाह रहा हूँ यूजर को, तो देखिए मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ। यूजिंग
HTTP रेस्पॉन्स एक्सेप्शन क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर किसी भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो आपको इस टाइप के एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करना ही पड़ता है। तो देखिए आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी अगर एक्सेप्शन थ्रो करा दें, अगर मैं लिख देता हूँ थ्रो, ये मैंने लिखा थ्रो न्यू और रेस्पॉन्स एक्सेप्शन क्लास, आप यहाँ देख सकते हैं ये आप देखिए HTTP रेस्पॉन्स एक्सेप्शन, और जिसके अंदर आपको एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पास करना है HTTP स्टेटस कोड डॉट। अब आप देख लीजिए यहाँ अलग अलग टाइप के आपके मेथड्स आ रहे हैं, जैसे फॉरबिडन है, एक्सेप्शन फील्ड है, क्रिएटेड है, कंटिन्यू है, बैड रिक्वेस्ट है, बैड गेटवे है, मतलब किसी भी टाइप का एक्सेप्टेड है, हेडर एक्सेप्टेड हो जाता है, या कोई भी एरर आता है तो उस एरर को आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि नॉट फाउंड, तो आप नॉट फाउंड स्टेटस कोड को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से यहाँ रन करा देता हूँ और फिर वापस से इसे रन कराता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट मुझे यहाँ पर मिलता है। अभी आपको कोई भी एरर यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप इसे डीबग करना चाहें तो डीबगिंग में शायद आपको ये एरर मिल जाएगा कि ये किस टाइप के एरर को यहाँ पर जनरेट करके दे रहा है। तो देखिए यहाँ आपको कोई एरर दिख रहा है, अगर इसके अंदर नहीं भी दिखता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एरर आप चाहें तो आप इसे सर्वर पे एंड पे भी देख सकते हैं। तो एक बार मैं इसे प्रोजेक्ट को रीरन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वास्तव में क्या आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। एक बार हम इसे रीरन कराते हैं प्रोजेक्ट को। अब देखिए प्रोजेक्ट को आप वापस से रन कराया आपने लिखा API इन्फोइज, और यहाँ मैं जो कोड डालने वाला हूँ वो कोड ऐसा कोई भी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब आपको ये रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट करके देगा। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं थ्रो न्यू HTTP रेस्पॉन्स एक्सेप्शन, जिसमें ये आपको यहाँ दिखा रहा है कि आपका किस टाइप का एक्सेप्शन यहाँ जनरेट हुआ है। तो दोस्तों अभी तो क्या हो रहा है कि मैं वेब पे डायरेक्टली इसे एक्सेस करा रहा हूँ और इसे डीबग कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर एक कर्सर दिखा रहा है येलो कलर में, लेकिन अदरवाइज जब आप इसे ऑनलाइन कर देंगे या प्रोडक्शन सर्वर पे डाल देंगे तो उस कंडीशन में आपको HTTP नॉट फाउंड का एरर ही जनरेट करके देगा और आप उसे वहाँ क्लियरली देख भी सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया एक एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, यानी कि आप अगर इसे देखें तो अब मैं यहाँ पर क्या देख सकता हूँ कि अगर मैं रन कराता हूँ तो आप कंसोल पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ एरर दिखा रहा है, कुछ इश्यूज दिखा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, लेकिन इस एक्सेप्शन को आप थोड़ा सा मैसेज के लिए भी बना सकते हैं, यानी कि एक मैसेज भी एंड यूज़र को दे सकते हैं। तो चलिए अब अगर आपको मैसेज देना हो यूज़र को कि एक डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज जनरेट नहीं कराना हो, तो वो हम किस तरीके से करा सकते हैं यूजिंग HTTP रेस्पॉन्स एक्सेप्शन। और क्लियरली अगर आप एरर को देखना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम पे इसे रन करा के देखिए, तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ URL चेंज करके लिखता हूँ API/infois/ और 101 या 100, कोई भी आप कोड दे दें जो आपके डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। F10 दबा के आप इसे एग्जीक्यूट कराएं, डिस्पोज हो जाएगा। आपके सामने इस टाइप से एरर आ रहा है। F12 दबाएंगे तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रेस्पॉन्डेड विद स्टेटस ऑफ 404। तो अब इस एरर मैसेज को आपको कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस प्रोग्राम को डीबगिंग को रोकें। डीबगिंग को रोकने के बाद अब आपको करना क्या है, इस रेस्पॉन्स मैसेज के अंदर कुछ मैसेज भी आपको यहाँ पर पास करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि यहाँ HTTP स्टेटस कोड तो आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज आप और यहाँ ऐड कर सकते हैं। वो ऐसे किस तरीके से करेंगे हम ऐड, एक तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ यूज़ में लेनी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ वेयर कंटेंट, लेकिन वेयर कंटेंट लेने से पहले आपको एक चीज़ और जो यहाँ करनी पड़ेगी वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आपको करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है। जैसे मैसेज के नाम से आपने एक वेरिएबल बना दिया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ लिखेंगे कंटेंट। ओके, आपने लिखा कंटेंट दोस्तों, लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी बताना आपको भूल गया, आपको यहाँ एक चीज़ जो इम्प्लीमेंट करनी है वो है HTTP रेस्पॉन्स मैसेज, ठीक है ना। जो आप यूज़ में लेना चाह रहे हैं, मैसेज जो जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में HTTP रेस्पॉन्स मैसेज क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं कि कंटेंट की हेल्प यहाँ ओपन हो रही है। तो कंटेंट के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। इस स्ट्रिंग कंटेंट के अंदर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं, योर सर्च आईडी नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। और सर्च आईडी को लेने के लिए यहाँ एक प्लेस होल्डर भी ले लीजिए आप, 0 यहाँ पास कर दिया मैंने, और इसके अंदर जो मैं वैल्यू लूँगा वो आईडी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने चीज़ यहाँ पर इजीली पास कर दी। ओके,
अब आपको यहाँ एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद एक प्रॉपर्टी और जो होती है HTTP रेस्पॉन्स मैसेज क्लास के अंदर, वो होती है रीजन फ्रेज। रीजन फ्रेज का पर्पस क्या होता है, आप इस मैसेज के अलावा योर सर्च आईडी इज नॉट अवेलेबल, यानी कि HTTP स्टेटस कोड के अलावा कोई अदर मैसेज भी अगर एंड यूजर को देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप रीजन फ्रेज को भी दे सकते हैं। लाइक मैंने लिख दिया एम्प्लॉय इज नॉट फाइंड, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। यह आपने एक एरर मैसेज को और यहाँ जनरेट करके दे दिया। कंप्लीट हो जाता है तो अब आपको करना क्या है, यहाँ एक्सेप्शन क्लास का यूज करना है और मैसेज को थ्रो कराना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, न्यू थ्रो न्यू एक्सेप्शन HTTP रेस्पॉन्स एक्सेप्शन। ये आपकी क्लास हो गई जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर देंगे अपने HTTP रेस्पॉन्स मैसेज का। तो उस कंडीशन में अब आपको ये इस टाइप से एरर को शो करेगा। तो चलिए पहले इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं क्या हमारा ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम को रन कराने के लिए आप यहाँ लिखिए API/infois/1। तो 1 के करस्पॉन्डेंस में तो डेटा हमारे पास है अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 के करस्पॉन्डेंस में डेटा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ 101 पास कर देता हूँ तो ये मुझे वापस से एक्सेप्शन जनरेट करके दे रहा है। आप इसे F10 दबा के जब आप इसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं योर सर्च आईडी इज नॉट अवेलेबल, दैट इज 101। तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं, इस एरर मैसेज को देख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नॉट फाउंड आ रहा है आपका, और जो भी ये आपने रीजन फ्रेज के अंदर जो वैल्यू पास की थी उसे आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो दोस्तों आपने HTTP स्टेटस कोड के अलावा 2 चीज़ें यहाँ से भेज दी, एक तो रीजन फ्रेज के थ्रू एक अलग से मैसेज और आपका जो भी स्टेटस कोड है वो। अगर दोस्तों ये अपना एक सेक्शन कंप्लीट होता है, इसके अलावा HTTP एरर जो मेरा दूसरा सेक्शन है और एक कस्टम फिल्टर्स बनाने के लिए भी तीसरा सेक्शन होगा, लेकिन ये वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी HTTP एरर का भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल शो करूँगा। थैंक यू वेरी मच।